नमस्कार, मेरा नाम है स्नेहा और आज की इस वीडियो में क्लास 9th बायोलॉजी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर नंबर फर्स्ट सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की मौलिक या मूलभूत इकाई, इस पार्ट या फिर इस चैप्टर को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। आज इसकी शुरुआत करेंगे एक इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ कुछ टॉपिक को भी हम लोग इसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, देखिए सेल के बारे में आप क्लास 8 में भी आप इससे परिचित हैं। ठीक है, उसमें आपने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले हमारे जीवन की शुरुआत किस प्रकार से होती है, मतलब हमारा शरीर किससे बनता है। तो उसमें आप पढ़ते हैं कि सबसे पहले कोशिका का निर्माण होता है, फिर कोशिका से ऊतक बनते हैं, ऊतक से फिर अंग बनते हैं, अंग से अंग तंत्र, फिर उसके बाद जो है एक संपूर्ण जीव का निर्माण हो जाता है। इसके बाद जो क्लासेस में आप आते जाते हैं तो उसमें आपको डेप्थ में हर चीज़ जो है आप थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में क्लास 9th में आप पढ़ते हैं कि कोशिका की क्या मतलब होती क्या है कोशिका। ठीक है, कैसे इसकी खोज हुई, किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, ठीक है, क्या सिद्धांत हैं इसके, क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम समझते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो चैप्टर का नाम क्या है, सेल दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, हिंदी में भी लिख देते हैं कोशिका जीवन की मौलिक या फिर मूलभूत, ठीक है, कोई कुछ भी बोल दो, मूलभूत इकाई। ठीक है, अब चैप्टर को समझने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेल क्या है। ठीक है, यहाँ पर हम अगर इस चैप्टर से ही समझना चाहें, यानी कि चैप्टर का जो टाइटल है, जो नाम है, अगर उसी से हम समझना चाहें तो आप देख सकते हैं कि जो चैप्टर है वो खुद ही एक डेफिनेशन बता रहा है सेल की, कि इसमें इसका मतलब क्या है, यानी कि सेल बेसिकली है क्या। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि सेल जो है वो एक फंडामेंटल यूनिट है, यानी कि एक मूलभूत इकाई है किसकी, जीवन की। मतलब क्या है इसका, तो सबसे पहले हम इसे तोड़ते हैं क्योंकि बायोलॉजी का ये एक फॉर्मूला है, एक रूल है कि अगर हम शब्दों को तोड़ कर पढ़ें तो हमें आसानी होती है चीज़ों को समझने की और हमें भली भांति वो चीज़ जो है वो समझ में आ जाती है। ठीक है, अगर मैं इसको तोड़ूं तो यहाँ पर देखो इन्होंने कहा है कि सेल क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है। यहाँ पर फंडामेंटल शब्द का मतलब समझो पहले। ठीक है, मूलभूत शब्द जो है ये किससे रिलेट करता है। ठीक है, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है कि अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, आपसे मैंने एक सवाल किया है कि बताइए कि कृषि करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो क्या है। तो आप कहेंगे कि ऐसे तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कृषि करने के लिए ज़रूरी है ना, यानी कि जैसे कि बीज हो गया, ठीक है, जल हो गया, खाद हो गया, ये सब चीज़ें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होनी चाहिए कृषि करने के लिए वो हमारी कौन सी है, वो है हमारी कि हमारे पास क्या होना चाहिए, एक ज़मीन होनी चाहिए, एक एरिया होना चाहिए। राइट, यानी कि हमें अगर कृषि करनी है तो उससे पहले हमें उसके लिए एक बेस की जरूरत पड़ती है, यानी कि हमारे पास एक जमीन होनी चाहिए जिस पर हम खेती कर सकें, है ना। तो यहाँ पर मैं इसको रिलेट कर सकती हूँ किससे, एक बेस से। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ वो ग्राउंड ना हो, वो एरिया ना हो, तो क्या आप खेती कर सकते हो, क्या आप कृषि कर सकते हो। तो आप कहोगे कि ये इम्पॉसिबल है ना, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि बिना ज़मीन के हम खेती कर ही नहीं सकते हैं। अगर हमें एक फूल भी, अगर हमें एक पौधा भी लगाना है तो उसके लिए भी हमें एक बेस यानी कि एक पॉट यानी कि गमले की ज़रूरत पड़ती है ना। तो उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सेल है वो एक बेस का काम करता है, एक आधार का काम करता है, किसके लिए, जीवन को बनाने के लिए, यानी कि लाइफ को ऑरिजिनेट करने के लिए। बात समझ में आई। यानी कि यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सेल क्या है, एक फंडामेंटल टाइप का है, यानी कि एक बेस है जिस पर हम जीवन को बना सकते हैं। ठीक है, खेती से समझो ना, खेती करने के लिए जरूरी चीज क्या है कि आपके पास जमीन होनी चाहिए, और अगर जमीन नहीं होगी तो आप खेती कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर बोली जा रही है। बात समझ में आई। दूसरा शब्द है यहाँ पर यूनिट।
का मतलब क्या है, बहुत बड़ी चीज का छोटा सा रूप, यानी कि सेल क्या है, लाइफ का बहुत छोटा रूप है, यानी कि शुरुआत इसकी किससे हो रही है, सेल जो है लाइफ की शुरुआत है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है। तो मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि सेल जो है, यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो यूनिट के लिए मैं कह सकती हूँ कि सेल ही वो स्टार्टिंग पॉइंट है, वही स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से जीवन की शुरुआत होती है, या फिर जीवन की यानी लाइफ की जो जर्नी है वो शुरू होती है। या फिर मैं कह सकती हूँ इकाई का, यूनिट को अगर मैं रिलेट करूँ सेल के साथ, तो सेल को मैं ऐसे कह सकती हूँ कि सेल वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से जीवन की शुरुआत होती है, यानी कि लाइफ जो है वो स्टार्ट होती है। बात समझ में आई? यानी हम सभी जितने भी जीवधारी हैं इस धरती पर, ठीक है, इस दुनिया में, वो सभी ही किससे बने हैं, सेल से बने हैं। यानी कि इसको यूनिट से रिलेट किया गया है कि ये क्या है, वो यूनिट है जो किसको बनाती है, जो किसको बनाती है, लाइफ को बनाती है। ठीक है, यानी कि बहुत बड़ी चीज का, अब लाइफ क्या है, बहुत जीवन, तो जीवन को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, सेल की जरूरत पड़ेगी। ये क्या है, उसकी इकाई है, यूनिट है ना। जैसे कि भाषा की इकाई क्या है, अक्षर है, अक्षर से मिलकर ही फिर शब्द बनते हैं, शब्द से मिलकर ही वाक्य बनता है। तो इस तरह से मैं रिलेट कर सकती हूँ कि भाषा की जो इकाई है वो क्या है, अक्षर है ना। तो बस चैप्टर का मतलब मीनिंग है कि सेल क्या है, वो इकाई है, वो एक मूलभूत इकाई है, यानी कि एक बेसिक यूनिट है, एक बेसिक यूनिट है जो कि किस निर्माण करती है, वो जीवन का निर्माण करती है। ठीक है, बात समझ में आई? तो अब हम पढ़ते हैं, आगे चलते हैं कि सेल की डिस्कवरी क्या हुई। ठीक है, सेल डिस्कवरी के बारे में पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में और भी चीज़ों के बारे में हम समझते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको रफ कर देते हैं। अब हमारी बात है जो, अब हमें बात करनी है डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी कि कोशिका की खोज कब और किसने की। ठीक है, अब हमें पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज किसने की थी और कब की थी। ठीक है, तो कोशिका की खोज जो है किसने की थी, सबसे पहले बात आ जाती है किसने। एक वैज्ञानिक थे, कहाँ के, ये ब्रिटिश के थे, ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री थे, वनस्पति शास्त्री, यानी कि पेड़ पौधों का अध्ययन करने वाला जो होता है ना, बॉटनिस्ट, उसको बोलते हैं वनस्पति शास्त्री। ठीक है, तो ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री थी जिनका नाम क्या था, रॉबर्ट हुक। क्या नाम था उनका, रॉबर्ट हुक, ई है ये। ठीक है, रॉबर्ट हुक, हिंदी में लिख देते हैं इनका नाम, रॉबर्ट हुक। इन्होंने सन 1665 में अपने प्रयोग द्वारा कॉर्क में कोशिकाओं का पता लगाया। अब इसका मतलब क्या है देख लेते हैं। एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिनका नाम क्या था, रॉबर्ट हुक लिखा है। कहाँ के रहने वाले थे ये, ब्रिटिश के रहने वाले थे, और एक बॉटनिस्ट थे, यानी कि वनस्पति शास्त्री थे। 1665 में इन्होंने एक प्रयोग किया, और प्रयोग का मतलब है कि इन्होंने एक ऐसे रैंडमली, इनका ये पर्पस नहीं था कि इन्हें सेल को यानी कोशिका को खोजना है, इन्होंने रैंडमली ही एक माइक्रोस्कोप बनाया था, यानी इन्होंने अपने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप में सेल की डिस्कवरी की। कैसे की, रॉबर्ट हुक ने जो अपना प्रयोग किया था, उस प्रयोग में उन्होंने किया क्या, पेड़ की छाल जो होती है, ये पेड़ है, ठीक है, और ये जो सॉलिड पार्ट होता है यहाँ पर, इसी को छाल बोलते हैं, छाल, यानी कि इंग्लिश में इसको बार्क बोलते हैं।
रॉबर्ट हुक ने इसी बार्क से क्या प्राप्त किया? कॉर्क। इन्होंने इस कॉर्क की पतली सी भित्ति, या फिर हम बोल सकते हैं कि इन्होंने उसकी सेक्शन कटिंग की, और सेक्शन कटिंग में का जब उन्होंने अपने खुद से बनाए सूक्ष्मदर्शी में, खुद से बनाए माइक्रोस्कोप में जब उन्होंने उसका अवलोकन किया, तो उन्हें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर उसमें दिखी। उन्हें जो स्ट्रक्चर दिखी वो कुछ ऐसी थी। ठीक है, तो ऐसी स्ट्रक्चर उन्हें देखने को मिली किसके अंदर? माइक्रोस्कोप के अंदर। तो उन्होंने ये कहा कि ये क्या है? उन्होंने इसको बोला कि ये क्या है? सेल है। ये क्या है? सेल है। जब उन्होंने ये स्ट्रक्चर उन्होंने किस में दिखी? माइक्रोस्कोप में दिखी। ठीक है, खुद से उन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाया था उसमें जब उन्होंने उस कॉर्क का अवलोकन किया, ये क्या है? कॉर्क है। ठीक है, क्या है ये? कॉर्क है। कॉर्क, इसकी क्या है? सेक्शन कटिंग है। सेक्शन कटिंग। इसको जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में एब्जॉर्ब किया तो उन्हें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर उन्हें देखने को मिली। ठीक है, रॉबर्ट हुक को इन्होंने कहा कि ऐसी स्ट्रक्चर तो किसी से सिमिलर है, किसी से मिलती जुलती है। तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल स्ट्रक्चर जो है, आपको भी दिख रही होगी कि मधुमक्खी के छत्ते से बहुत ज़्यादा समानता रखती है ना? यानी कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी दिख रही है? मधुमक्खी के छत्ते जैसी। मधुमक्खी के छत्ते जैसी ये संरचना उन्हें देखने को मिली। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जैसे मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे कमरे टाइप के बने रहते हैं, इस टाइप से, और ऐसे ही कमरे क्योंकि मुझे कॉर्क की पतली भित्ति में मुझे देखने को मिल रही है जब मैंने इसका अवलोकन किया, तो उन्होंने कहा कि ये पतले पतले कमरे जो हैं ये ही क्या है? सेल है। ठीक है, ये क्या है? सेल है। तो उन्होंने कहा है कि कॉर्क के अंदर जो मुझे छोटे छोटे कमरे देखने को मिले हैं, जो कि मधुमक्खी के छत्ते में जिस प्रकार से कमरे बने रहते हैं, जिसमें मधुमक्खी के छत्ते में भी ऐसे कमरे बने रहते हैं जिसमें वो हनी को स्टोर करके रखती हैं, अपना जो भी खाद्य सामान होगा उसको क्या करती हैं? वो संग्रहित करती हैं उन छोटे छोटे कमरों में। तो ऐसी कोठरियां या फिर छोटे छोटे कमरे बन रहते हैं, ये आपको दिख रहे हैं ना? तो इन छेदों में ही, तो इस छेद को या फिर इस छोटे से कमरे को उन्होंने सेल बोला, या फिर हिंदी में इसे कहा उन्होंने कोशा। क्या कहा? कोशा कहा। ठीक है, तो इसी को उन्होंने कहा। तो इस तरह से इसकी डिस्कवरी हो गई, किसकी? सेल की डिस्कवरी हुई। तो उन्होंने कहा, अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो सेल है, क्योंकि इन्होंने हुक हैं, उन्होंने कहा कि कोशिका जो मुझे देखने को मिली वो किसके समान थी? मधुमक्खी के छत्ते में जिस प्रकार से छोटे छोटे कमरे बने रहते हैं उसी के समान थी, और उसको मैंने कोशिका बोला। तो अब मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर जिस लैटिन वर्ड से कोशिका वर्ड निकला है वो लैटिन वर्ड कौन सा है? वो लैटिन वर्ड जो है, तो अब इसके आगे हम क्या लिखेंगे कि देखो, अब यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्हें जो कॉर्क की भित्ति में या फिर कॉर्क का सेक्शन कटिंग में जो भी स्ट्रक्चर उन्हें देखने को मिले, जो भी संरचना उन्हें देखने को मिली, वो किसके सिमिलर थी? वो मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे कोठरियां बनी रहती हैं, छोटे छोटे कमरे बने होते हैं, उसके समान थी। और इसीलिए रॉबर्ट हुक ने उसे क्या कहा कि ये कोशिका है जो कि किसके समान है? छोटे छोटे कमरों के समान है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोशिका शब्द, कोशिका यानी कि सेल शब्द लैटिन भाषा लिटिल रूम या सूक्ष्म कक्ष से बना है। ठीक है, क्योंकि वो छोटे छोटे कमरे थे ना, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो कोशिका शब्द है, क्योंकि उन्होंने उस छोटे छोटे कमरे को ही क्या बोला था? रॉबर्ट हुक ने सेल बोला था। तो जो सेल यानी कोशिका शब्द है वो किससे बना है? अ लिटिल रूम लैटिन शब्द से बना है, एक सूक्ष्म
कक्ष से बना है, इस शब्द से वो बना है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की या फिर कॉर्क में जिस कोशिका को उन्होंने पता लगाया, क्योंकि जो माइक्रोस्कोप उन्होंने खुद बनाया था वो इतना ज़्यादा एडवांस नहीं था, क्योंकि बहुत पहले उन्होंने इसके बारे में पता किया था। ठीक है, जब जीवित कोशिकाओं के खोज के बारे में जब बात आती है तो हमें नाम याद आता है ल्यूवेनहॉक का। किनका? ल्यूवेनहॉक का। ल्यूवेन, जिन्हें इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, यानी कि इन्हें सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता इन्हें कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता या जनक। ठीक है, पिता अथवा जनक। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1674 में, कब? 1674 में तालाब के पानी में, तालाब के पानी में मुक्त जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। ठीक है, क्योंकि देखो रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का पता लगाया था, यानी कि जो कॉर्क की जो सेल्स थी, कॉर्क की जो कोशिकाएं थी वो कैसी थी? वो डेड थी, यानी कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल का पता लगाया था, मृत कोशिकाओं का। डेड सेल ये कैसी थी? मृत कोशिकाएं थी। फिर उसके बाद जो ल्यूवेनहॉक थे, उन्होंने 1674 में तालाब के पॉन्ड वाटर जो होता है उसमें इन्होंने फ्री लिविंग सेल्स, ठीक है, यानी कि मुक्त जीवित कोशिकाओं का पता लगाया था। ठीक है, तो इन्हें माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? इन्होंने सेल को, इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी, और जो ल्यूवेनहॉक थे इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है, और इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी किसमें? पॉन्ड वाटर यानी तालाब के पानी में जीवित कोशिकाओं का पता लगाया, और इन्होंने कॉर्क में यानी पेड़ की छाल से जो कॉर्क प्राप्त हुआ उसमें इन्होंने मृत कोशिकाओं का पता लगाया था। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं जिन तो कुछ मुख्य रूप से कुछ ऐसी खोजें भी हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और एनसीईआरटी में मेंशन भी है वो। तो सबसे पहले तो बात आती है रॉबर्ट हुक की। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है उनके बारे में लिख देते हैं, रॉबर्ट हुक, हिंदी में लिख देते हैं। ठीक है, हिंदी में रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक है, तो यहाँ पर वैज्ञानिक हैं, ये वैज्ञानिक है, ये वर्ष है, और ये खोज, जिस चीज़ की खोज की थी उन्होंने, ये खोज करता है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? 1665 में मृत कोशिका किसमें? कॉर्क के अंदर, कॉर्क में, है ना, मृत कोशिका का पता लगाया था। इसके बाद कौन आया था? इसके बाद सेकंड हमारे हैं ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने 1674 में इन्होंने जीवित कोशिका का पता लगाया, जीवित कोशिका की खोज की। किसके अंदर? तालाब के अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन के बारे में अगर हम बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की।
ठीक है। इसके बाद पुरकिंजे ने 1839 में जीव द्रव्य की खोज की। ठीक है, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, तो आप अभी तक बस इतना जान लीजिए कि किसने किसकी खोज की थी। ठीक है, फिर हम लोग इन डिटेल इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक जो हैं आपकी क्लास 9th में दिए गए हैं इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत क्या कहता है हमारा कोशिका सिद्धांत? इसके अनुसार सबसे पहले जो बात है, ये किसने दिया था? सबसे पहली चीज तो ये है किसने दिया था, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले सेल थ्योरी हमारी कहती है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। ठीक है, क्या है? कोशिका है। इसमें कहा गया कि जीवन की मूलभूत इकाई जो है वो कोशिका है, जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करने पर ही समझ चुके हैं। ठीक है, जीवन की शुरुआत किससे हुई है? कोशिका से हुई है। और ये क्या है? ये एक बेसिक यूनिट है किसकी? जीवन की, यानी कि लाइफ की। ठीक है, तो जीवन की अगर हमें शुरुआत करनी है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? हमें सेल की जरूरत पड़ेगी। यानी कि हम अगर बात करें कि हमारा निर्माण कैसे होता है, ठीक है, अगर हम कहें कि हमारा निर्माण कैसे होता है, तो मेरा निर्माण जो है वो किससे होगा? वो सेल से होगा। यानी कि सबसे पहले सेल होगा, फिर उसमें डिवीजन हुआ होगा, है ना। तो डिवीजन से होकर के फिर हमारी सारी संरचना जो है उसका निर्माण होता है। इसका मतलब ये है, इसमें आपको एक आपने एग्जाम्पल भी पढ़ा होगा, पहले भी पढ़ चुके होंगे इस एग्जाम्पल के बारे में, कि एक घर बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? अगर हमें एक घर बनाना है तो हमें उसके लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि कोशिका जो है जीवन की मूलभूत इकाई के साथ साथ इन्होंने कहा है कि ये मूलभूत के साथ साथ ये एक संरचनात्मक, यानी कि स्ट्रक्चरल, ठीक है, एक स्ट्रक्चर और कार्यात्मक, यानी कि फंक्शनल यूनिट है। यूनिट यानी कि इकाई है। कोशिका क्या है? जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम सबसे पहले समझे संरचनात्मक का मतलब क्या है। संरचनात्मक का अगर मैं अर्थ समझाऊं तो इसका मतलब क्या है कि देखो, सेल जो है वो खुद में एक तरह से पूर्ण है, यानी कि खुद में वो कंप्लीट है। एक सेल की अगर मैं बात करूं तो वो ये पूरी तरीके से क्या है? कंप्लीट है। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि जीव में क्या क्या लक्षण होने चाहिए ये बताने के लिए कि वो क्या है? जीवित है या फिर उसमें लाइफ है। कैसे पता कर सकते हैं कि कोई भी इंसान क्या है? वो जीवित है, ठीक है, उसमें लाइफ है। तो हम क्या कहते हैं? खाना पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना, ये सारे ही लक्षण किसके हैं? जीवन के हैं। बट ऐसा नहीं है, आप जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, जीवन जिन दो चीजों में पाया जाता है वो दो चीजें हैं। पहला तो है प्लांट और दूसरा है एनिमल। ठीक है, प्लांट यानी कि पादप और दूसरा है जंतु। इन दोनों में ही जीवन जो है विद्यमान होता है, यानी दोनों में ही जो लाइफ के कैरेक्टर्स हैं वो पाए जाते हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, ठीक है, और बाकी सारी चीजें, सभी चीजें हम बोल सकते हैं। तो वो सारी अवशोषण, तो ये सब चीजें किसमें होती हैं? एक जीवित इंसान में तो होती है, यानी इंसान नहीं बोल सकते, जीवित या फिर एक सजीव में होते हैं, है ना। तो ये सारे ही लक्षण, यानी कि श्वसन, अवशोषण, प्रजनन, ठीक है, अंतर्ग्रहण, तो ये सारी ही चीजें जो है सजीव के लक्षण हैं। और ये सभी लक्षण जो है पादप और जंतु दोनों में ही पाए जाते हैं। और इन दोनों का ही निर्माण जो है वो किससे होता है? इसके बारे में आप सेकंड वाली लाइन जो है वो हमें बताती है। यानी कि
अभी इतना समझ लो कि सेल जो है वो खुद में कंप्लीट होता है, यानी कि एक सेल की अगर मैं बात करूं तो एक सेल के अंदर ये सारी ही चीजें होती हैं, यानी सेल के अंदर रेस्पिरेशन भी होता है, ठीक है, प्रजनन भी होता है, इसमें स्वजनन होता है। सेल के अंदर क्या होता है, स्वजनन की क्षमता होती है, ठीक है, डिवाइड करती जाती है ना एक सेल, तो क्यों होती है, उसमें स्वजनन की क्षमता होती है ना। तो सारी ही क्रियाएं जो है एक सेल के अंदर होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो कोशिका है उसमें सारी चीजें होती हैं। संरचनात्मक का मतलब है कि अगर हम कहें कि एक घर बनाने के लिए उसके बेस की अगर मैं बात करूं कि घर का जो बेस है वो क्या है, क्योंकि घर का निर्माण किससे हुआ है, अगर मैं कहूं कि घर किस चीज से बना है, तो हम कह सकते हैं कि अगर मुख्य रूप से अगर हम देखें तो वो एक ईंट से बना है। किससे बना है, ईंट से। अगर मैं ईंट को सेल से कंपेयर करूं तो आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि सेल से क्या बनते हैं, ऊतक बनते हैं। तो ईंट को मैं कह सकती हूँ कि इससे क्या बनती है, दीवार बनती है, और सेल से मैं कह सकती हूँ कि इससे ऊतक बनते हैं। तो अगर मैं सेल को ईंट से और ईंट को सेल से कंपेयर कर रही हूँ तो मैं दीवार और ऊतक और दीवार एक दूसरे को इनको कंपेयर कर सकती हूँ, है ना, एक दूसरे से इनकी तुलना कर सकती हूँ। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि दीवार से क्या बना, कमरा बना, ठीक है, कमरा बना, और कमरे को अगर मैं कहूँ कि ये है अंग, क्या है, अंग है, और ऊतक के बाद भी क्या बनते हैं, अंग बनते हैं, और कमरा के बाद अगर मैं सीधा बोल दूं कि घर बन गया, ठीक है, घर बन गया, तो घर किसको दर्शा रहा है, घर बता रहा है कि ये पूरा अंग तंत्र बन चुका है, अंग तंत्र बन चुका है, ठीक है। इस तरह से मैं कंपेयर कर सकती हूँ। तो मैं कह सकती हूँ कि एक अंग तंत्र या फिर एक पूरा सिस्टम बनाने के लिए जिस छोटी चीज की जरूरत पड़ी है वो क्या थी, ईंट थी। और अगर मैं कहूँ कि पूरा मतलब एक घर बनाने के लिए सबसे छोटी चीज की जरूरत पड़ी वो क्या थी, ईंट थी। उसी प्रकार से अंग तंत्र का निर्माण करने के लिए सबसे छोटी चीज जिस चीज की जरूरत थी वो क्या थी, सेल थी। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि सेल क्या है, एक स्ट्रक्चरल यूनिट है किसकी, लाइफ की, ठीक है। तो वो हम कह सकते हैं, हम कहते क्या है, ये सत्य है कि हमारे शरीर को आकार, आकृति, ये सारी ही चीजें कौन प्रदान करता है, सेल यानी कि कोशिका, ठीक है। तो कोशिका अगर नहीं होती तो हम भी नहीं होते, क्योंकि हमारा निर्माण ही किससे होता है, कोशिका से होता है। बात समझ में आई। तो इसी वजह से सेल जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। सेल बनेगा, फिर उससे ऊतक बनेगा, ऊतक से फिर अंग, और इसको उन्होंने बोला है कि ये कैसे है, कार्यात्मक इकाई है, यानी कि एक फंक्शनल यूनिट है। यूनिट का मतलब क्या है कि अगर मान लो सेल जो है, सेल ने सारे ही ऑर्गन सिस्टम बना दिए, इन्होंने सारे ही अंग तंत्र बना दिए। सेल से अंग तंत्रों का जो निर्माण हुआ, फिर अंग तंत्र जो है अपना अपना काम करते हैं, और सभी अंग तंत्रों से मिलकर ही हमारा एक ऑर्गेनिज्म बनकर तैयार होता है ना। यानी कि हम तैयार होते हैं क्योंकि हमारे अंदर ही सारे सिस्टम जो है विद्यमान है, पाए गए हैं, ठीक है। तो अंग तंत्र को मिलाकर ही क्या बनता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है, एक जीव बनता है। तो कह सकते हैं हम कि ये जो संरचनाएं बन रही हैं वो जब मिल करके कार्य करती हैं तो उसे हम कहते हैं कि सेल क्या है, एक कार्यात्मक इकाई है। क्योंकि फंक्शनल यूनिट इसको क्यों बोला गया, क्योंकि सेल संरचना भी बन चुकी है और फंक्शंस भी हो रहे हैं, यानी अवशोषण हो रहा है, पाचन हो रहा है, ग्रहण हो रहा है, अंतर्ग्रहण हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी ही चीजें जो है एक फंक्शन हो रहा है, तो इसीलिए इनको बोला गया है कि हमारी सेल जो है वो एक फंक्शनल यूनिट का काम भी करती है, ठीक है। तो वो फंक्शनल यूनिट के साथ साथ यानी स्ट्रक्चरल यूनिट के साथ साथ फंक्शनल यूनिट यानी कि संरचनात्मक इकाई के साथ साथ कार्यात्मक इकाई भी है। क्या है, कोशिका। इतना समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो ये हमारा क्या था कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, कोशिका है, और साथ ही साथ ही हमारी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। दूसरा पॉइंट अब समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दूसरा हमारा पॉइंट जो है उसमें वनस्पति विज्ञान, वनस्पति वैज्ञानिक श्लाइडेन ने 1838 में बताया। तो एक वनस्पति शास्त्री थे, एक वनस्पति वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, श्लीडन था। और इन श्लीडन ने क्या बताया था, इन्होंने बताया कि समस्त, कब बताया था, 1838 में, समस्त पादपों, क्योंकि ये वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे, पादप,
पादपों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ठीक है। तो 1838 में जो वनस्पति वैज्ञानिक थे स्लाइडिंग, इन्होंने बताया कि सभी वनस्पति यानी सभी जो पादप होते हैं, सभी पेड़ पौधे जो होते हैं वो किससे, सूक्ष्म इकाई से, यानी कि वो समस्त पादपों का शरीर जो है वो सूक्ष्म इकाई कोशिका से मिलकर बना होता है। इसके बाद 1839 में, ठीक है, इसके बाद 1839 में जंतु वैज्ञानिक स्वान ने बताया कि समस्त जंतुओं का शरीर भी कोशिका से बनता है, कोशिका से बनता है, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सेल थ्योरी हमारी क्या कहती है, पहला पॉइंट मैंने समझा दिया था, ठीक है, अच्छी तरीके से, और दूसरे पॉइंट को समझाने के लिए भी मैंने पहले आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं। दूसरा पॉइंट हमारा ये कहता है कि 1838 में एक वनस्पति शास्त्री वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिनका नाम क्या था, स्लाइडेन था। स्लाइडेन ने ये बताया कि समस्त पेड़ पौधे वनस्पति यानी कि समस्त पादप जो होते हैं वो एक सूक्ष्म इकाई से, जिसका नाम क्या है, कोशिका है, सूक्ष्म इकाई कोशिका से उनका शरीर बना रहता है, यानी कि सभी पादपों का शरीर जो है वो सूक्ष्म इकाई कोशिका से मिलकर बनता है। इसके बाद 1839 में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम क्या था, स्वान था। तो उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे यानी पादप और जंतु दोनों ही सजीव की श्रेणी में आते हैं, तो इसका मतलब पादपों का शरीर अगर कोशिका से मिलकर बना है तो इसका मतलब क्या है कि स्वान ने कहा कि फिर जंतु का शरीर भी किससे मिलकर बना होना चाहिए, कोशिका से मिलकर बना होना चाहिए, है ना। तो इन्होंने कहा कि अगर पादपों का शरीर कोशिका से मिलकर बनता है तो इसका मतलब जंतु का शरीर भी किससे मिलकर बनता है, कोशिका से मिलकर बना होता है। और ये क्या थे, ये जंतु वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो पादप वैज्ञानिक कौन थे, स्लाइडेन थे, तो उन्होंने पेड़ पौधों के बारे में बताया, और जंतु वैज्ञानिक कौन थे, स्वान थे, तो उन्होंने जंतु के बारे में बताया कि जंतु का शरीर किससे बनता है, कोशिका से बनता है, ठीक है। एक तीसरा पॉइंट और है, तो वर्चू के बारे में भी हम समझ लेते हैं। तो वर्चू जो आए थे उन्होंने क्या बताया, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर एक लास्ट पॉइंट है तो उसे भी यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं ताकि सेल थ्योरी जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाए। इसके बाद वर्चू, इसके बाद कौन आया, वर्चू आए। वर्चू ने सन 1855 में बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती यानी कि पूर्ववर्ती कोशिका मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। जो वर्चू थे इन्होंने 1855 में बताया कि आप लोग पढ़ रहे हो कि सेल थ्योरी में इतनी ये चीज़ें हैं, तो इन्होंने कहा कि जो नई कोशिकाएं होती हैं,
ठीक है, जो नई कोशिकाएं होती हैं उनका निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही होता है, यानी कि जो पुरानी कोशिका होगी उसी से किसका निर्माण होगा, नई कोशिका का निर्माण होगा। जंतु दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एक कोशिक और दूसरे होते हैं बहुकोशिक। ठीक है, एक कोशिक जंतु यानी कि जिनका शरीर जो है वो सिर्फ एक कोशिका से मिलकर क्या एक कोशिका से बना हो, और बहुकोशिक जंतु उसे कहते हैं जिसका निर्माण बहुत अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बना हो, यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं से बना हो। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि कोशिका जो है, नई कोशिका जो बनेगी वो पुरानी कोशिका से ही बनेगी, यानी कि एक कोशिका होगी। अब पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण कैसे होगा, इसका मतलब क्या है कि उसमें डिवीजन होगा। ठीक है, उसमें डिवीजन होगा यानी कि वो बटेगी, तो बटकर क्या बना लेगी, दो कोशिकाएं बना लेगी। तो इस प्रकार से डिवीजन के यानी कि विभाजन के दौरान एक कोशिका से अन्य कोशिकाओं का निर्माण होगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि विभाजन किस प्रकार से होता है, ये कितने प्रकार का होता है ना, संसूत्री, फिर हम इसे अर्धसूत्री विभाजन, तो सभी के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो विभाजन को इस प्रकार से समझो कि अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए कैसे हम समझाएं, एक एप्पल है। ठीक है, मान लीजिए एक एप्पल है, ये एप्पल है, ये एप्पल है। अगर मैं कहूँ कि इस एप्पल को मुझे दो भागों में बांटना है, तो इससे मैं क्या करूँगी, बीच से काट दूंगी। अगर मैं कहूँ कि इस एप्पल को मुझे चार भागों में बांटना है, तो मैं इसे एक बार और काट दूंगी। ठीक है, तो ये क्या है कि एक एप्पल जो है चार भागों में बट गया, ये 1 2 3 4 चार भागों में बट गया, और भागों में काटना चाहूँ तो जब तक इसकी कैपेसिटी होगी ये इसको मैं काटती जाऊंगी। ठीक है, तो सेल जो है इसी प्रकार से डिवीजन करता है, डिवीजन करेगा वो और अन्य कोशिकाओं का निर्माण करेगा। तो जो अन्य कोशिका होगी वो नई कोशिका तो होगी। तो यही तो वर्चो ने बताया कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है, ये न्यू सेल्स है जिनका निर्माण किससे हो रहा है, ओल्ड। ठीक है, ओल्ड सेल से हो रहा है, तो यही वर्चो ने बताया था। ठीक है, तो यही थी सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हमने समझ लिया है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर ठीक है स्टॉप कर देते हैं। अब इसके आगे हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो ये लेक्चर था वो समझ में आया होगा, और जो चीज़ समझ में नहीं आई है कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।